Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज का जो सेशन है आपका वो स्टार्ट हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमारा जो चैप्टर पहले से जो चल रहा था वो था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बट कॉन्टिन्यूटी के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें कंप्लीटली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे भी बात कर ली है। अब यहां पर उसी का एक पार्ट और बनता है जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो हम आप डिफरेंशियबिलिटी को हमने यहां पर सेपरेट कर दिया है, कॉन्टिन्यूटी को हमने सेपरेट कर दिया है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो ठीक है, आज हमारा जो सेशन होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी पर, और डिफरेंशियबिलिटी क्या है और कैसे हम इसे कंटिन्यूटी से कनेक्ट करेंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कम टू द डेफिनेशन, और ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये बहुत ही अच्छा पार्ट है और मैंने पहले ही बताया था कि इससे जो पूरे कैलकुलस जो पोर्शन है आपका, उस कैलकुलस पोर्शन में आपके जो है 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार इसको आपको याद दिलाते रहता हूं। तो टोटल 35 मार्क्स के आते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी से वो स्टार्ट करता है। यानी कॉन्टिन्यूटी के आपने 3-4 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको तो आपने कर लिया है। अब आप उसी में आगे बढ़ रहे हैं और अब आप बढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी की तरफ। तो इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको आप कहीं अगर छोड़ दो तो आपको बहुत फिर आगे वाला समझ में आने वाला है। तो आपको आगे अगर करना है और अच्छे से अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये सारी चीजें बेसिकली करनी पड़ेंगी। एक चीज और बताती चलूं मैं शॉर्ट में कि ये जो जैसे आप तो मैथ्स के स्टूडेंट है या बायो के स्टूडेंट है, डिफरेंशियबिलिटी दोनों के लिए काम आती है क्योंकि उनको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। फिजिक्स के अंदर भी उनको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो वो भी अगर चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। और इस बात को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये आज का पार्ट है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस डेफिनेशन फॉर यू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन। तो कहा गया कि लेट एफ(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, f(x) be a real valued function। मैं आपको एक बार फिर से बताते चलूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब है। रियल वैल्यूड, मैं बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार कितनी सारी चीजों पे स्पेसिफाइड कर दूं ताकि आप हर चीज को जान सको, ऐसा कहीं पॉइंट न रह जाए जिसको आप समझते नहीं हो। तो रियल वैल्यूड फंक्शन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसके लिए अगर हम कोई, मान लीजिए जैसे फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि f फ्रॉम a टू b such that f(x) is equal to, मान लीजिए आपने लिखा y। तो सारे x के लिए, फॉर एवरी x, अगर f(x) भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर देन f(x) बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर आप ऐसे सारी वैल्यू x रियल नंबर भरते हो और अगर उसमें जो उसका आउटपुट है वो अगर खुद भी रियल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड यानी कि रियल पे रियल वैल्यू देता है। इफ एनी फंक्शन गिव्स द रियल वैल्यू फॉर इनपुटिंग द रियल नंबर्स आर रियल वैल्यूड देन सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द रियल वैल्यूड फंक्शन। पहली बात, तो जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें हम इस बात को हमेशा कोड करते रहते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा से अच्छे से जानना है। तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। Let f(x) be a real valued function defined on an open interval ab। ओपन इंटरवल ab का मतलब है कि a और b उसमें इंक्लूड नहीं है, उनके बीच के पॉइंट्स लेने हैं। एंड लेट c बिलोंग्स टू ab, और c कोई पॉइंट है जिसको हम उस इंटरवल में ले रहे हैं, तब ये कहा जा सकता है देन f is said to be differentiable or derivable। उसी को डेरिवेबल भी बोल सकते हैं, उसी को डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं। एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ द लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें हमने पढ़ दी और इसका मतलब क्या निकला, डिफरेंशियबिलिटी है क्या, कि क्या चीज क्या हमने कर दिया कि जिससे ये डिफरेंशिएबल वर्ड आ गया। तो देखिए आप बहुत ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहां पर हमने एक जो इंटरवल लिया है वो मान लीजिए a और b के बीच में हमने कोई पॉइंट c है जो इसके बीच में लाई कर रहा है, और उसको वो पॉइंट इस पे मैंने उस फंक्शन के लिए ये पॉइंट डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। हमें ये बात जानना है तो इसका मतलब क्या हो, पहले मैं आपको बता दूं कि ठीक है, लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल a b।
let C belongs to AB, then fx is said to be differentiable or derivable at x equal to C if this exists finitely. अगर कोई भी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर आपने लिखा कि लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता दूं, कहीं भी अगर कोई भी लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के लेफ्ट, मान लीजिए यहां पर सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट के लेफ्ट में, सी पॉइंट के राइट में, वहां पर उसकी जो लिमिट वैल्यू होगी वो सेम होगी। यानी उस पॉइंट पर अगर उस फंक्शन की लिमिट फाइंड की जाए तो लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगी। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर ये फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाई दैट कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू यहां पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस और fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। यानी उस पॉइंट के, जिस पॉइंट पर आप उसकी लिमिट फाइंड कर रहे हैं या एग्जिस्ट करा रहे हैं, उसके लेफ्ट में भी वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसके राइट में भी वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसी का नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी का नाम होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये मैं पहले आपको बताते चलूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं थोड़ा सा इसको और अगर रिफाइन करता हूं तो यहां पर देखते हैं, थोड़ा और रिफाइन करते हैं। चलिए, तो जब आगे बढ़ेंगे तो मान लो इस पर हम एच रूल लगा रहे हैं, सपोज दैट, तो जब एच रूल लगा रहे हैं तो यहां पर यही चीज क्या हो जाएगी, मैंने बताया था कि जब आप एच रूल लगाते हैं तो यही चीज c माइनस एच हो जाएगी और माइनस यहां पर एफ सी हो जाएगी, ये तो c ही है, और यहां पर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, c माइनस एच माइनस सी हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और फिर c प्लस नहीं, अब तो आप h रूल ले रहे हो तो h टेंड्स टू 0 और यहां पर आ जाएगा c प्लस h और माइनस एफ सी अपॉन c प्लस h माइनस c कैंसिल हो गया, और यहां पर आप देखेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h। तो इसी को हम लोग जो अभी हम लोगों ने लिखा है यही होता है LHD और यही होता है RHD। तो ये आपका जो है, जो कॉन्सेप्ट आया वो यही आया कि अगर कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड है और वो किसी ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, तो अगर उस पे कोई पॉइंट c उस इंटरवल में लाई करता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब वहां पर यह चीज एग्जिस्ट करेगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, और उसके एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब ये इसमें तो दोनों ही है, तो वो वही चीज को स्पेसिफाइड किया गया है लेफ्ट में और राइट में उस पॉइंट के, और ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां तक मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। एक चीज और बताते चलो कि जो फंक्शन, जो डेरिवेटिव है, अगर किसी फंक्शन को आप डिराइव कर रहे हैं या डिफरेंशिएबल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको डिनोट कैसे करेंगे। तो यहीं पर लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई, अब जैसे डिनोट कर रहे हैं आप तो यहां पर आप इसे df लिख सकते हैं, df डिनोटेड बाई df एट x इज इक्वल टू c, या इसी को f डैश c भी डाल सकते हैं। जैसे c पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबल निकाल रहे हैं तो f डैश c आप उसे लिख सकते हो, या इसी को आप dfx, या इसको आप स्मॉल भी बना सकते हो, और dx, और इसी को बोलते हैं हम लोग यहां पर एट x इक्वल टू c। तो देखिए ये तो काम करने का तरीका हो गया, ये शॉर्ट नोटेशन हो गया, और ये जनरली ऐसे भी लिखा जा सकता है, किताबों में रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं इस डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसका df एट x इक्वल टू c f डैश c और dfx बाई dx x इक्वल टू c, यानी एक तरह से हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं हम इसका, उस फंक्शन का इस के रेस्पेक्ट में। d मतलब होता है स्मॉल चेंज, d का मतलब ही होता है डिफरेंट, और डिफरेंस का मतलब है कि वहां पर स्मॉल चेंज देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबल। तो ये आपका जो है यहां पर आप
डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन तो क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज थोड़ा और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम एक चीज और समझते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बात तो आपने कर दी, समझ में भी आ गया, लेकिन क्या मतलब निकला, कैसे हम इसको माने कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है। जैसे कॉन्टिन्यूटी को करने के लिए आपने क्या किया था, कॉन्टिन्यूटी में आपने कंटिन्यू करने के लिए आपने उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट ऑल आर सेम, देन यू कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर आपने कहा कि ठीक है ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हम थोड़ा इसके ज्योमेट्रिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली इसमें क्या होता है। तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ, इसकी मीनिंग करते हैं और निकालते हैं। हम लोग एक सपोज कर लेंगे कि सपोज एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट y इज इक्वल टू, यहां पर हम मान ले रहे हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब वो सारी बातें सही हैं जैसे आपने कहा कि वो ओपन इंटरवल में डिफाइंड है। सपोज दैट कि यहां हमने एक फंक्शन ले लिया और ये आपका जो है वो मान लीजिए पॉइंट P है। P पॉइंट को एक्चुअली हम यहां पर ये मान ले रहे हैं कि ये x इज इक्वल टू C पॉइंट। तो जब x इक्वल टू C पॉइंट होगा और ये मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए कि ये कोई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस पॉइंट इसके कर्व में एक पॉइंट P है जहां पे x इक्वल टू C पर ये पॉइंट इसको टच कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा C और FC, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। हम इसके नेबरहुड में दो पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? दो पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हम लेंगे Q और एक पॉइंट हम लेने वाले हैं P, R। मान लीजिए इसे R मान लीजिए, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये, तो R ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको ध्यान दीजिए, तो ये C के थोड़ा लेफ्ट हो गया। सपोज दैट कहां हो गया? C के लेफ्ट हो गया। मैं इसको यहां पर C माइनस एच मानता हूं। सपोज दैट तो ये पॉइंट हो गया C माइनस एच। अब इसको हम Q नाम दे दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर इसका जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एफ C माइनस एच होगा, ठीक है। इस पर इसके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आपकी यहां पर एफ सी होगी, जो आपने लिखा भी है CFC। फिर यहां पर सिमिलरली हम लोग R की बात करें तो यहां पर आपका ये आ जाएगा R के लिए। तो इस पॉइंट को हम कहीं ना कहीं, जैसे ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और इसको कर्व को इधर भेज दीजिए और इसको मैं थोड़ा और बेंड कर देता हूं, इसलिए कि आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो इसके राइट में ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा C प्लस एच। अब जब C प्लस एच हो गया तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? यहां पर R के लिए जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो C प्लस एच और एफ C प्लस एच। यहां तक आप बात समझ चुके होंगे। अब जरा ऐसे सोचिए कि सभी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो चुके हैं। P पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द कर्व, Q पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द कर्व एंड R पॉइंट आल्सो लाइज इन द कर्व, ऑन द कर्व। तो इसका मतलब ये हुआ, और सभी के कोऑर्डिनेट भी आपने लिख लिए, और किस पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है उसका क्या सोल्यूशन होगा, किस पॉइंट पर सेटिस्फाई कर रहा है क्या सोल्यूशन होगा, तो वो भी आपने निकाल दिया। अब जरा ऐसे सोचिए कि यहां पर अगर मैं कॉर्ड की बात करूं तो जो कॉर्ड आपने लिखा है स्लोप ऑफ कॉर्ड, हम क्या निकालना चाहते हैं? स्लोप ऑफ कॉर्ड। क्लास फर्स्ट ईयर में आपने किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट, मैं यहां बता देता हूं कि आपने पढ़ा है वो फार्मूला, कि अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है वो x1 y1 है और ये मान लीजिए x2 y2 है, और इस पॉइंट को हम A और B मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ AB, और स्लोप ऑफ AB जो होगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्लास फर्स्ट ईयर का है, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है, तो हम उसका यूज करने वाले हैं। तो यहां पर भी देखिए PQ, तो PQ द स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, अगर PQ का स्लोप फाइंड करें तो क्या होगा आप बताओ? जो स्लोप आएगा वो आपका आ जाएगा यहां y2 PQ, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग यहां लिख लेते हैं एक बार, तो C माइनस एच और एफ C माइनस एच। तो अब यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा एफ C माइनस एच माइनस एफ C,
अपॉन, आप चाहो तो घटा के लिख लो, सी माइनस एच, और माइनस सी करेंगे तो सिर्फ माइनस एच बचेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, तो पी क्यू का अगर हमें निकालना है तो ये पी है, ये क्यू है, तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटाते हैं तो फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो x1 y1, तो y ये x2 y2 और ये x1 y1, तो आपका आ जाएगा y2 माइनस y1, अभी आपने लिखा है, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, तो सी माइनस एच अगर कर दें, सी माइनस एच माइनस सी, तो ये भी कैंसिल होके माइनस एच आ जाएगा। तो वही बात आपने यहां पे लिखा है, ठीक है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो स्लोप ऑफ, अगर हम इसका भी निकाल लें, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर, अगर पी आर के लिए अब निकालते हैं तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है। यहां से हम इसको घटा रहे हैं अब, और ये आ जाएगा आपका एच, सी प्लस एच माइनस सी करेंगे तो आपका आ जाएगा एच। अब आप दोनों कॉर्ड निकाल चुके हैं, और दोनों कार्ड को कुछ जब इस पे आप ज्योमेट्रिकली चेक करेंगे, मैं मान लीजिए ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे हम यहां पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को कम कर रहे हैं, यानी कि h टेंडिंग टू h, आपको अच्छी तरह पता है कि h क्या है, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो धीरे धीरे हम h को, मान लीजिए h तो खुद ही बहुत छोटा होता है, बट हम और नजदीक जा रहे हैं, मान लीजिए h को हम धीरे धीरे जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर जीरो की तरफ हम टेंड करेंगे तो व्हाट हैपेंड देयर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, अगर फाइंड करते हैं यहां पर, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां पर क्या लिख देंगे, h टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये हो गया इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू। अब जैसे जैसे हम h को कम करेंगे क्या घटना होने वाली है ये सोचिए। h कम करने का मतलब कि पहले ये q थोड़ा और कम किया तो मान लीजिए यहां आ गया, फिर थोड़ा सा और कम किया तो ये आ गया, और फिर थोड़ा सा ये कम किया तो और आ गया। यानी जैसे अगर आप देखें तो यहां पर जो हम लोगों ने लिखा है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस कॉर्ड पी क्यू, यानी लिमिट और q टेंडिंग टू p, अब यहां मैं कर दे रहा हूं q टेंडिंग टू p। अब यानी कि h टेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर धीरे धीरे इनका h कम करेंगे यानी q कहां जाएगा, p की तरफ टेंड करेगा, तो q टेंडिंग टू p, और जैसे जैसे वो p की तरफ टेंड करेगा तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और अपॉन माइनस एच। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। एक मिनट, और इसमें जो है आप, तो यहां पे जो हम लोग कर रहे हैं कि लिमिट q टेंस टू p, तो मैं पहले इसका थोड़ा बताता हूं। यहां पे q टेंस टू p, यानी q अगर p की तरफ जाता है तो क्या घटना होगी, वो धीरे धीरे ये जो आपका कॉर्ड है वो कहां जाएगा, p पॉइंट पर आ जाएगा, और जब p पॉइंट पर आ जाएगा तो आप उसे क्या कह सकते हो, इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट, आप ये भी कह सकते हो कि देयरफॉर यहां पर लिमिट h टेंस टू जीरो और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच is equal to, this imply that is equal to the limit value of या टेंजेंट एट पॉइंट P। यानी कि आपने क्या किया यहां पर, जो लिमिट करते करते, यानी कि अगर Q P की तरफ टेंड होता चला जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा और वो P पॉइंट पर आ जाएगा, और P पॉइंट पर उसके टेंजेंट के बराबर, यानी कि टेंजेंट एट पॉइंट P। अगर इफ Q पॉइंट Q gone or limits या limiting towards the point P, जब हम हमारा Q पॉइंट P पॉइंट की तरफ जाता रहेगा तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं फिर जाकर के क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसी चीज को कि ये जो हमारी जो लेफ्ट हैंड की लिमिट थी वहां पर आपने देखा कि अगर वो टेंड कर गया तो टेंड करने के बाद वो टेंजेंट बना। अब यही चीज हमें राइट वाले के लिए भी देखना है, यानी कि कहीं ना कहीं पीआर के लिए भी हमें देखना है। तो हम यहां पर लिखते हैं और मैं इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा, और ऊपर वाला और बाकी चीजें तो आप इसमें देख ही रहे। अब यहां देखिए क्या होने वाला है, जब हम पीआर के लिए फाइंड करेंगे तो पीआर के लिए यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि
slope of this limit h tends to 0 f c plus h minus fc upon h is equal to limit h tends to 0 और slope of यहां पर क्या आ जाएगा pr, slope of pr। अब यहां पर जो pr का स्लोप आ गया तो वो आपने, और h टेंस टू 0, फिर इसमें भी वही काम कर रहे हैं। तो जब इसका h टेंस टू 0 होगा तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। जो q टेंड हो रहा था वो लेफ्ट टू राइट जा रहा था और ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो यानी कि लिमिटिंग दिस, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 करने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि r टेंस टू p, और जब r टेंस टू p हो जाएगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ pr। तो यही चीज हम लिख सकते हैं यहां पर। देखिए ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है, अपने तरीके से है। आप जब बुक्स में करें में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें शायद इधर का उधर दिया हुआ है या वो व्हाटएवर जो भी है, तो आपको उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो समझाया जा रहा है उसको आप बहुत ध्यान से समझिए और बिल्कुल ये करेक्ट है, और यहां पर आपको उसी हिसाब से समझना है। इसका प्रूफ जल्दी आता नहीं है, प्रूफ कोई नहीं पूछता है और ना कभी प्रूफ आया है, लेकिन आपको प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप उसका प्रूफ समझ लोगे तो आपको डिफरेंशिएशन कभी नहीं भूलने वाला है। और कई लोगों से जब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है तो लोग उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाते, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि 20 मार्क्स के आपके जो है वो इंटरव्यू भी होने वाले हैं, तो आप जो 20 मार्क्स का इंटरव्यू, तो उसमें अगर कोई पूछ दिया, वही टीचर पूछ दिया जो आपको पढ़ाता है, तो आप उसका जवाब कैसे दोगे, तो आपको वहां पे ये बात बतानी पड़ेगी। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, तो यहां पर ये हो गया स्लोप ऑफ पी आर, और जब r टेंडिंग टू p होगा तो वहां पर s टेंडिंग टू 0 ही होगा, तभी होगा ऐसा, और ऐसा होगा तो फिर वही क्या आ जाएगा, देयरफॉर इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ पॉइंट, स्लोप ऑफ पी आर एट पॉइंट p। अब यहां पर क्या हो गया, स्लोप ऑफ जो पी आर है वो एट पॉइंट p, तो वही हो जाएगा टेंजेंट एट पॉइंट p। तो जब टेंजेंट आ गया तो आप देखिए यही काम आपने उसके लिए भी किया है कि टेंजेंट एट पॉइंट p इफ q गॉन आर लिमिटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट p। तो यहां भी वही हो गया कि जब r लिमिटिंग टुवर्ड्स द पॉइंट p तो ये टेंजेंट एट p हो गया। तो यहां लेफ्ट से भी आप जब आए तो वहीं पर पहुंच गए, और जब राइट से आप आए तो भी वहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब आप कह सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट, कि जो आपका लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पर एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी है, और ये आपका माइनस एच है, ये कहीं ना कहीं दोनों की वैल्यू बराबर हो गई कि नहीं हो गई। और जब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो उसी का ही नाम उन्होंने दिया है कि दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो चुका है। तो यहां पर यही चीज जो कंडीशन आई वही आ गई, आर एच डी और एल एच डी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, अब यहां से एक रिजल्ट इन्फर हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट P पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हम P पॉइंट पर आए तो देखिए एक टेंजेंट यहां खींचा हुआ है, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं, और यहां देखा जाए तो एक ही टेंजेंट यहां पर खींचा हुआ है, और ये जो टेंजेंट आ रहा है वो यूनिक है। आप सोचेंगे कई बार हमने लाइन खींच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कई बार खींचना है, टेंजेंट एक ही होगा, लाइन एक ही होती है, और लाइन जितनी थिन हो उतना ही बेस्ट होगा। थिक होगी तो वो लाइन सही नहीं होती, क्योंकि उसमें पे थिकनेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहां पर आपका जो ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर वो यूनिक हो गया। तो यहां पर एक रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया कि a function fx is said to be differentiable at point P if and only if there exists a unique tangent at point P। क्या मतलब निकला कि देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आ गया कि फंक्शन fx is said to be
डिफरेंशिएबल एट पॉइंट P, यानी कि अगर उसी पॉइंट पर P था और उस P पॉइंट पर ही C था, तो अगर उस पॉइंट पर आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो तभी डिफरेंशिएबल होगा जब केवल उस पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा वो यूनिक होगा। तो जब टेंजेंट यूनिक होगा तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो यही हमें करना होता है और यही चीज हमारा जो ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा टफ पॉइंट भी है, बहुत इजी नहीं है, तो आप इसे बार बार करके देखें। और इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट्स के बारे में आपको बात करनी है, क्योंकि लिमिट्स को जब समझ लेंगे बढ़िया, जो फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया था, कॉन्टिन्यूटी अगर आप बहुत बढ़िया समझ रहे हैं तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और एक थ्योरम आपके लिए लेंगे हम अगेन। और उस थ्योरम के बिहाफ पे हम ये बताएंगे आपको कि जो थ्योरम है हमारा, और उस थ्योरम को हम लोग जो है वो, ठीक है, तो ये आपका थ्योरम आ चुका है यहां पर और उस थ्योरम को भी हम लोग समझते हैं। थ्योरम आप एक बार मैं रीड करता हूं और इसको रीड करने से पहले आपको एक बात बताता हूं कि मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए बैठना बड़ा मुश्किल सा हो रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स तो है ही, और जब कॉम्प्लेक्स है तो इतनी देर हो गई है सर, तभी से ही जो है हम लोग को झिलाए चले जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसमें हम कुछ हमारा थोड़ा इंजॉयमेंट हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एंजॉयमेंट का मतलब ये है कि यही एंजॉयमेंट है, और आप जैसे जैसे इसके अंदर घुसना शुरू करोगे इसमें ही ऑलरेडी आपको एंजॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है वो जो लोग इससे अभी बाहर जा चुके हैं वो लोग फिर वापस आ जाएं, वो बेहतर होगा। और बेहतर ये होगा कि हम इस थ्योरम को समझ लें ताकि हमारी बात भी कंप्लीट हो जाएगी और हम कंप्लीट चीज समझ लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, ठीक है, it is necessarily continuous at that point, but converse is not necessarily true। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन है, क्या मतलब कि कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, यानी इफ a function is डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ, यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाई दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये डेफिनेटली वहां पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप कह सकते हो क्या कि वो डिफरेंशिएबल है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि वो क्या है, कि जैसे कॉन्टिन्यूटी जो है आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगी। कॉन्टिन्यूटी को 10th क्लास मान लेते हैं, चलिए आपको थोड़ा इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी को हम इंटरमीडिएट का क्लास मान लेते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि मैंने ये कहा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आप कह सकते हो कि इट इज द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। एग्जाम्पल लीजिए कि अगर कोई बच्चा, या आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, आपका कोई भाई बहन है जो 12th पास कर चुका है, तो अगर वो 12th पास कर चुका है तो डेफिनेटली उसने हाई स्कूल पास कर लिया होगा, क्लास 10th पास कर लिया होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 10th पास किया है तो क्या इस बात की गारंटी है कि उसने इंटर भी पास किया है? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसीलिए यहां लिखा गया नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी वो नेसेसरली ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इज इट क्लियर। तो यहां पर अगर ये बात आप समझ गए तो मुझे लगता है कि इस थ्योरम को आपको लगाना बहुत ही आसान है। तो यहां पर मैं इसका सोल्यूशन देता हूं आपको और इसका प्रूफ देखिए। तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन differentiable at point x is equal to c, ठीक है। तो let fx be a real valued function differentiable at point x equal to c, हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाई दैट कि f dash c वो क्या हो जाने वाला है, लिमिट x टेंस टू या x टेंस टू 0 आप कह सकते हो, या x टेंस टू c, पूरी डेफिनेशन ही लिख लीजिए। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी
अपॉन एक्स माइनस सी। बाद में हम उसे टैकल कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा x टेंस टू सी, ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे x टेंस टू सी। तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो आपने पीछे भी लिखा है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो ये हो गया आपका। अब मैं यहां पर हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आपने मान लिया, अब हमें प्रूव कर देना है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों बराबर होंगे। तो ठीक है, हम यही बात प्रूव करते हैं। तो हम यहां पर लेकर के अपनी तरफ से चल रहे हैं कि लिमिट वी हैव, जैसे अपनी तरफ से हम ले लिया हमने, और यहां पर ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। ठीक है, ये मान लीजिए हम लेके चल रहे हैं, और यहां पर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स माइनस एफ सी। सिंपल एडजस्टमेंट है देखो, तो एक्स माइनस सी, हमने इसमें क्या किया, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी कर दिया और इंटू एक्स माइनस सी कर दिया यहां। और फिर यहां पर आप चाहो तो इसे भी एज ए ब्रैकेट बंद कर दो और इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अब यहां क्या आ जाएगा कि आप देखो, जब इसको और इसको आप कनेक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां एफ एक्स माइनस एफ सी, जबकि यहां सिर्फ एफ एक्स था। तो हम यहां पर प्लस एफ सी और कर दे रहे हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करके लाएंगे फाइनली आंसर, तो यू विल गेट द सेम आंसर। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी, आप यहां सिर्फ एफ एक्स था, आपने उसमें से एफ सी घटाया और एक्स माइनस सी से डिवाइड किया, तो इसको तो यहां से आपने बैलेंस कर लिया। अब यहां बचा एफ एक्स माइनस एफ सी, तो माइनस एफ सी हुआ है तो उसी को प्लस एफ सी कर दिया, तो वो बैलेंस होकर उतना ही आ जाएगा। अब इसको हम लिमिट अलग अलग कर देते हैं। लिमिट आपने पढ़ाई है, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और फिर इसको भी अलग कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी और प्लस ये एफ सी हो जाएगा। इस पर सी ही है और सी ही लिमिट जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं हो, एफ सी हो गया। अब ये वैल्यू आपने अभी यहां पर आप एज इक्वेशन नंबर 1 मान लें अगर इसे, तो ये वैल्यू आपने कहा है कि यही चीज क्या है, एफ डैश सी है। और जब एफ डैश सी है और यहां पर जब लिमिट लेंगे तो दैट विल बिकम 0, और जब दैट विल बिकम 0 और प्लस एफ सी, तो कुल मिला के आ गया यहां पर 0 प्लस एफ सी इज इक्वल टू एफ सी। तो यहां पर आपने देखा क्या कि ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। आप मुझे बताओ, यही तो होता है कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन। कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन में आपने क्या लिखा था कि कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन थी उसमें आपने लिखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो यहां पर जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, फिर यहां पर जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, और यहां पर आ जाएगा एफ सी। तो अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, या इन दोनों को चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है, तो आप दोनों जब इक्वल होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तो एक्स टेंस टू सी एफ एक्स हो गया और ये एफ सी हो गया। तो देखिए ये चीज, यही कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है, और यहां कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आ चुकी है। सो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो एक बात कंफर्म हो गया कि अगर बच्चा 12th पास है तो कंफर्मली वो हाई स्कूल पास होगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या कर देना है कि अगर कोई बच्चा 10th पास है तो वो नेसेसरली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल आपके लिए, आप बोर हो रहे थे तो मैंने आपके लिए वो एग्जांपल भी सेट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर ये बात आ गई। तो ये तो आप समझ गए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो गया। अब हम ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं चूंकि हमें फेल करना है। ठीक है, क्योंकि नेसेसरली यानी हो तो सकता ही है लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, ये हमें दिखाना है। तो हम यहां पर एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है कि एक बहुत ही फेमस जो फंक्शन है, आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के लिए मैं बताऊं कि वो फंक्शन सिर्फ हाई स्कूल पास है। मॉडुलस फंक्शन जो है वो केवल क्या है, 10th क्लास ही पास है, वो 12th पास ही नहीं हुआ, यानी कि वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। तो अब उसे देखते हैं कि यहां पर तो कंसीडर, यहां पर हम लिखते हैं कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब जब मॉड एक्स को मैं ग्राफिकल मेथड से समझा देता हूं कि अगर इसका आप जब सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन
जीरो। अब यहां पर जरा देखो ध्यान से कि मैं यहां अगर इसका ग्राफ बनाता हूं, मान लो ये y है, y डैश है, ये y हो गया, ये x डैश है, ये x हो गया, और ये आपका जो है, अब यहां पर अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसका जो ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का वो वी शेप में होता है, वी शेप में, तो हमेशा वी फॉर वैन, तो वी शेप में होता है। अब हम यहां पे देखें तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहां पर जीरो है, यानी हम जीरो पर ही इसकी कॉन्टिन्यूटी भी चेक किए थे और जीरो पर ही हम इसकी डिफरेंशियलिटी भी चेक करेंगे। आपने कहा था कि अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं किसी कर्व पर और चाहे उसके लेफ्ट से हम आए या राइट से आए, जैसा आपने यहाँ पे जो डेफिनेशन आपने करी थी, ये पॉइंट P था और यहां से ये आपका R था, ये था, तो ये Q और ये R और ये P, तो आप जब इससे इधर की तरफ आए थे, इससे इधर की तरफ गए थे और दोनों जब पहुंचे तो वहां पर टेंजेंट P पर बन गया। तो उसी तरह से हमको यहां पर जो जीरो पॉइंट है, अगर हम इसका देखिए, जब इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x। अब अगर इसका स्लोप फाइंड करते हैं मान लीजिए, तो इसका स्लोप क्या हो गया इस पॉइंट पर, देखिए ये कहां जा रहा है, ये आ रहा है लेफ्ट से लेकर के और ये आ रहा है, तो इसका जब आप स्लोप फाइंड करोगे या डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल कम्स आउट टू बी -1, और जब इधर से डेरिवेटिव फाइंड करोगे इसी पॉइंट पर तो ये आपका आ जाएगा y इक्वल टू, सॉरी इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1। तो आप देख रहे हैं कि इधर से डेरिवेटिव इसका आ रहा है -1 और इधर से डेरिवेटिव आ रहा है 1, ठीक है। और डेरिवेटिव भी आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव के अभी हमने कोई फार्मूले नहीं बताया, अभी तो हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, और ये टोटली जो आज की क्लास है वो कॉन्सेप्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। यहां पे हम कोई क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अब जो अगला आएगा उस पर हम फार्मूला और क्वेश्चंस दोनों देंगे। तो यहां पर आपका आ जाएगा, तो ये समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए ये फंक्शन क्या हो गया कि डेरिवेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको LHD बोलते हैं और इसको RHD बोलते हैं, तो LHD और RHD दोनों जो है वो क्या हो गए, सेम नहीं आए। इस पॉइंट पर खींचा गया स्लोप एक ही होना चाहिए था। जब हम इसको टेंड किए तो यहां पर ये -1 आने लगा, इसको टेंड किया तो ये +1 आने लगा, इसका मतलब है कि दोनों सेम नहीं है। तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट आ रहे हैं और दो टेंजेंट आ रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट आ रहे हैं तो वहां पर यूनिकनेस नहीं है, और अगर यूनिकनेस नहीं है तो वो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई द मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, जैसे साइन फंक्शन आप ले लीजिए, वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसी तरह से कोसाइन फंक्शन ले लीजिए, डिफरेंशिएबल होता है और कंटिन्यूअस तो होता ही है। फिर से कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन और वो डिफरेंशिएबल भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि हम कह सकते हैं कि उसमें से मैंने जो एग्जांपल यहां पे सेट किया है वो एग्जांपल इसलिए मॉडुलस का लिया क्योंकि वो हो भी सकता है, और सॉरी वो मतलब ऐसा एग्जांपल है कि जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बात आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, और इस सेशन को मैं यहीं पर आपके लिए एंड करता हूं, और आप इसे खूब अच्छी तरह देख लेंगे, और देखने के बाद 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार मन करे उतनी बार आप करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको देखिए पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, और जब लगा दोगे और जब इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको दुनिया की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको यहीं पर एंड करता हूं। हैव अ नाइस डे।